नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। दोस्तों आज हमारे टॉपिक का नाम है जल। तो दोस्तों जल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जल हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होता है और किस प्रकार से अगर ये प्रदूषित हो जाए तो किस प्रकार से ये हमारे लिए हानिकारक भी होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत ही मज़ेदार सेशन है। दोस्तों एक बार वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए दोस्तों अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों हिंदी का बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट, यूपी पुलिस, पीसीएस, यूसी नेट का। दोस्तों आप सभी ये ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर भी दिया गया है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जल, सबसे पहले आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि आखिर जल की परिभाषा क्या होती है, क्या होता है जल। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जल पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अजैविक तत्व माना जाता है। क्या माना जाता है? एक अजैविक तत्व माना जाता है आपका जल, आपके पर्यावरण का, आपके एनवायरनमेंट का दोस्तों, और जिसमें कि जीवन की उत्पत्ति हुई है। मानव शरीर में लगभग 70% कितना जल होता है दोस्तों। दोस्तों हमारे शरीर में लगभग माना गया कि 70% क्या होता है? जल होता है। सोचिए दोस्तों, हमारे शरीर में 70% की मात्रा किसकी है? केवल जल की है दोस्तों। और दोस्तों अतः कहा जा सकता है कि जल ही जीवन है। क्या कहा सकता है दोस्तों? कि जल ही जीवन है दोस्तों। और जब सोचिए हमारे बॉडी में 70% जल है दोस्तों, अगर सोचिए इसमें से थोड़ी सी कमी हो गई तो हमें कितनी दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए यह माना जाता है कि जल ही जीवन है। एक बार दोस्तों आप बिना भोजन के रह सकते हैं, एक दो दिन आप भोजन ना करिए, आप रह सकते हैं दोस्तों, जीवित रह सकते हैं। पर अगर आप सोचिए 2 दिन आप पानी न पीजिए दोस्तों, देखिए आपकी स्थिति, एक भोजन न किए हुए और आप पानी नहीं पिए हैं दोस्तों, तब आपकी स्थिति क्या रहेगी? अंतर करके देखिए, तुलना करके देखिए क्या स्थिति होगी दोस्तों। यानी कि पानी दोस्तों हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सोचिए 70% जब जल है हमारे अंदर, तो दोस्तों पानी हमारे लिए कितना उपयोगी होगा। और दोस्तों बात की जाए कि विश्व का 4% जल पृथ्वी पे है। सोचिए 4% पृथ्वी पे जल है और 96% दोस्तों भाग खारा जल है, यानी हमारे महासागर है, हमारे समुद्र है। ये कितने हैं? 4% है दोस्तों। कितने हैं? 96% है। और सिर्फ 4% जो है कि हमारे पृथ्वी पे क्या है दोस्तों? जल है। 96% हमारे दोस्तों महासागर फैले हुए हैं पूरी पृथ्वी पे हमारे। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो पीने योग्य सिर्फ 4% ही जल है हमारे में, क्योंकि पानी केवल ताजे पानी पी सकते हैं हम लोग, क्षारीय पानी नहीं पी। समुद्र का जल क्या होता है? क्षारीय होता है, लवणीय होता है, वो हम नहीं पी सकते दोस्तों। इस 4% ताजे जल का 3/4 भाग हिम नदों के रूप में है। सोचिए हिम नदों के रूप में 3/4 भाग है, शेष 1/4 सतही जल के रूप में है। और नेक्स्ट दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जल का रूप 3 भागों में होता है, ठोस, द्रव तथा गैस। दोस्तों लिक्विड, सॉलिड और गैस, 3 रूप में हम जल को बांट सकते हैं दोस्तों। ठोस, द्रव और गैस के रूप में हम बांट सकते हैं। पानी का रूप कितने रूप में होता है? 3 रूप में होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट दोस्तों, जल की गुणवत्ता के आधार पर इसे 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है? जल की गुणवत्ता को अगर देखा जाए दोस्तों तो इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया। कैसे? शुद्ध जल, शुद्ध जल यानी प्योर वाटर। क्या दोस्तों? शुद्ध jal, प्योर वाटर। सर प्योर वाटर क्या होता है? शुद्ध जल क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा बताओ जरा शुद्ध जल की परिभाषा क्या होती है, शुद्ध जल होता क्या है, क्या आप बता पाएंगे? दोस्तों शुद्ध जल की परिभाषा होती है जिस जल में अवांछनीय तत्व मिलने की संभावना न हो। अवांछनीय तत्व यानी वैसे तत्व जो हमें प्रदूषित कर सकते हैं, वो जो तत्व हमें हानि पहुंचा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अवांछनीय तत्व कहते हैं दोस्तों। अवांछनीय तत्व मिलने की संभावना न हो तथा उसे शुद्ध रखने का प्रयास भी हो तो उसे सुरक्षित जल कहते हैं। और उसे हम शुद्ध रखने का प्रयास भी करें दोस्तों, जो पीने योग्य हो, उसे क्या कहते हैं? सुरक्षित जल कहते हैं और शुद्ध जल कहते हैं दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों शुद्ध जल। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि इस समय अगर आप उदाहरण बताइए सुरक्षित जल हम किस प्रकार रखे हैं, तो सबसे अच्छा उदाहरण एक्वागार्ड में हम रखते हैं। एक्वागार्ड में आप रखते हैं पानी को, तो जो अवांछनीय तत्व होते हैं वो एक्वागार्ड उन अवांछनीय तत्व को क्या कर देता है? फिल्टर कर देता है।
फिल्टर करके आप तक पहुंचाता है, तब वो पीने योग्य होता है दोस्तों, प्योर वाटर होता है, तब हम उसे पीते हैं कि जो अवांछित तत्व है वो हमारे शरीर में न प्रवेश कर सके, क्योंकि अगर वो हमारे शरीर में प्रवेश कर गए तो उनसे कई सारी हानियां और बीमारियां हो सकती हैं दोस्तों। तो ये चीज है। अब बात करते हैं दोस्तों, 4 था सुरक्षित जल, एक होता है सेफ वाटर दोस्तों। सुरक्षित जल, जिस जल में अवांछित तत्व मिलने की संभावना न हो तथा उसे शुद्ध रखने का प्रयास भी हो तो उसे सुरक्षित जल कहते हैं दोस्तों। यानी दोस्तों सुरक्षित जल आपको मालूम होगा दोस्तों, ये एक्वागार्ड का भी इसका में उदाहरण हो सकता है। और पहले लोग तांबे के बर्तन में दोस्तों पानी को रखते थे, तांबे के बर्तन में पानी को रखते थे जिससे वो सुरक्षित रहे, ढक के रखते थे दोस्तों। कुछ लोग गर्म करके पीते थे कि भाई जो अवांछनीय तत्व हो दोस्तों वो क्या हो, नष्ट हो जाए। तो नेक्स्ट है संदूषित जल। ये क्या होता है, संदूषित जल क्या होता है, जिस जल में सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाते हैं वो संदूषित जल हो जाता है। इसमें स्वयं दोस्तों सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संदूषित जल कहते हैं दोस्तों। आपने जैसे देखा होगा कि आपके कूलर में, आपकी टंकियों में दोस्तों स्वयं कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मच्छर के लावा जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं ना, तो वो क्या होते हैं दोस्तों, संदूषित जल कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, संदूषित जल कहा जाता है। अब बात की जाए प्रदूषित जल की, यानी पोल्यूटेड वाटर की। पोल्यूटेड वाटर, जब जल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्व मिल जाते हैं और जल की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है तो यह प्रदूषित जल कहलाता है दोस्तों। यानी कि प्रदूषित जल वो होता है जिसमें दोस्तों अवांछित तत्व मिल जाते हैं, अवांछित तत्व स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं और वह जल पीने योग्य न हो। अगर जिस जल को हम पिएंगे, उस जल को अगर पिएंगे तो हम बीमारी युक्त हो जाएंगे दोस्तों, वो जल हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रदूषित जल कहा जाता है, पोल्यूटेड वाटर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जल के स्रोत, सोर्सेस ऑफ वाटर। आखिर आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताइए भाई साहब जल के स्रोत क्या होते हैं, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ वाटर, क्या बताएंगे आप बताइए कि सर जल के प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे महासागर तथा समुद्री जल, महासागर तथा समुद्री जल, नदियों का जल, वर्षा का जल, झीलों, जलप्रपात एवं तालाबों का जल। ये दोस्तों क्या है, सोर्सेस, ये नेचुरल सोर्सेस हैं, यानी प्राकृतिक सोर्सेस हैं आप कह सकते हैं। ये हमारी प्रकृति के द्वारा हमें मिलते हैं। वर्षा का जल हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, नदियों का जल हमें प्रकृति के द्वारा मिला, महासागर का जल हमें प्रकृति के द्वारा मिला, झीलों, जलप्रपात, ये सब क्या है, प्रकृति के द्वारा हमें मिलते हैं दोस्तों। ये सोर्सेस क्या हैं, ये स्रोत हैं प्रकृति के माध्यम से मिलने वाले सोर्सेस दोस्तों। तो ये चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कुओं, नलों तथा नलकूपों का जल। ये भी दोस्तों, और उपरोक्त जल स्रोत के आधार पर जल के प्रकारों का वर्गीकरण हम निम्न रेखांकित रूप द्वारा कर सकते हैं। अगर जलों का दोस्तों हमने क्या किया, वर्गीकरण किया, तो किस प्रकार से हम जल का वर्गीकरण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जल के प्रकार दोस्तों, जल के प्रकार की बात की जाए तो जल के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सर कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए, सर कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं। तो लवणीय जल होता है दोस्तों, एक लवणीय जल होता है, दूसरा होता है ताजा जल यानी फ्रेश वाटर। लवणीय जल जो होता है दोस्तों वो पीने योग्य नहीं होता, लवणीय जल जो होता है वो पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि यह जल होता है महासागरीय जल होता है, समुद्र जल होता है। अब हम जानते हैं कि यह क्या होता है, क्षारीय होता है, बहुत अधिक क्या होता है, क्षारीय जल होता है दोस्तों। क्या होता है, यह क्षारीय जल होता है जो पीने योग्य नहीं होता दोस्तों। पर अगर बात की जाए ताजा जल की, फ्रेश वाटर की दोस्तों, तो ताजा जल यानी फ्रेश वाटर जो पीने योग्य होता है, जिसको मनुष्य पी सकता है, जीव जंतु पी सकते हैं, हर प्राणी पी सकता है दोस्तों, तो वो जल क्या है, नदियों का जल है, वर्षा का जल है, झीलों का जल है, जलप्रपातों का जल है, तालाबों का जल है, कुओं और नलों का तथा नलकूपों का जल है दोस्तों। यानी ये जल पीने योग्य होता है, ये जल पीने योग्य होता है दोस्तों। चाहे आप नदी का पानी पी सकते हैं, आप वर्षा का जल पी सकते हैं, झीलों का जल पी सकते हैं दोस्तों, और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये ताजा जल कहलाते हैं, ये फ्रेश वाटर कहलाते हैं। और ये दोस्तों क्या कहलाते हैं, लवणीय जल कहलाते हैं, यानी सॉल्टी वाटर कहलाते हैं। ये चीज है। आइए नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपके हिस्ट्री 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं, अपनी हिंदी वीडियो पेड कॉम्बो, पेड बुक आरो। आइए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं जल प्रदूषण के प्रकार। अब बात की जाए कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द पोल्यूशन, जल प्रदूषण के प्रकार दोस्तों। जल प्रदूषण के प्रकार भी होते हैं दोस्तों। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार के जल प्रदूषण होते हैं दोस्तों।
जल प्रदूषण की बात की जाए तो दोस्तों जल प्रदूषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? एक होता है ताजा जल प्रदूषण दोस्तों, ताजा जल प्रदूषण इन द सेंस फ्रेश वाटर पोल्यूशन दोस्तों। फ्रेश वाटर पोल्यूशन यानी कि यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है भूपृष्ठीय जल का प्रदूषण। भूपृष्ठीय जल का प्रदूषण दोस्तों यानी कि नदी हो गई, झील हो गए, तालाब हो गए, ताजा जल प्रदूषण के उदाहरण है, जिसमें प्रदूषण के स्रोत क्या होते हैं? घरेलू वस्तुएं दोस्तों। दोस्तों जो हम घरेलू चीजों का इस्तेमाल करते हैं जैसे गंदा पानी, वाहित मल, औद्योगिक अवशेष, कृषि अवशेष, भौतिक प्रदूषण, इन सब का प्रयोग करते हैं दोस्तों, जिससे कि हमारा जो जल होता है, नदियों का पानी, तालाब का पानी, ये क्या हो जाता है दोस्तों? भूपृष्ठीय जो कि ये झीलें दोस्तों, ये क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती। हम दोस्तों कूड़ा कचरा सब उसी में फेंक देते हैं, तालाबों में फेंक देते हैं, मूर्तियों का विसर्जन कर देते हैं, अपने शव फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है? वो पानी क्या हो जाता है दोस्तों? प्रदूषित हो जाता है। ये रीजन है दोस्तों। ये भूपृष्ठीय प्रदूषण की बात हो रही है दोस्तों। अब भूमिगत जल प्रदूषण की बात, यानी भूमिगत जल प्रदूषण की बात की जाए, यानी जब प्रदूषक अंतःस्रावित जल के साथ भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर दोस्तों जल में प्रवेश कर जाते हैं, तो ये भूमिगत जल के गुणवत्ता और असर डालकर उसकी गुणवत्ता को भी क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं। जो भूमि के अंदर हमारे पानी है दोस्तों, इसे भूमिगत जल प्रदूषण भी कहते हैं। भूमिगत प्रदूषण होता है, कचरा होता है, सेप्टिक टैंक होते हैं दोस्तों, सोकपिट टैंक होते हैं, नालियां होती है इत्यादि। तो दोस्तों हमारे भूमिगत जल है दोस्तों, उन्हें भी प्रदूषित कर रहे हैं हम। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक जब दोस्तों आप जानते हैं कि प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो दोस्तों प्लास्टिक क्या होता है? जब प्लास्टिक को जमीन में गाड़ दिया जाता है तो जो वर्षा का जल होता है दोस्तों, जब वर्षा का जल होता है, ये प्लास्टिक है, सोचिए दोस्तों ये प्लास्टिक है, और जब वर्षा का जल दोस्तों ये वर्षा हो रही है आपकी, तो ये प्लास्टिक दोस्तों अवरोधक कर देता है और नीचे आपका पानी नहीं आ पाता, यानी कि भूमि पे मृदा में यह पानी नहीं आ पाता दोस्तों। प्लास्टिक उसे क्या कर देती है? रोक देती है। प्लास्टिक क्या कर देती है? उसे रोक देती है दोस्तों, वह पानी का तल नीचे नहीं आ सकता, जिससे क्या होता है? हमारे जमीन पानी का तल नीचे से धीरे धीरे क्या होता है? उसका स्तर डाउन होता रहता है दोस्तों। स्तर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, और हमारे कुओं का पानी, नहरों का पानी क्या होगा? धीरे धीरे उसका तल सूख जाएगा दोस्तों। क्या होगा? सूख जाएगा। ये इसीलिए दोस्तों ये क्या कहा जाता है? भूमिगत जल प्रदूषण कहा जाता है दोस्तों। जिसके रीजन है नालियां है, सेप्टिक टैंक है, ये दोस्तों सेप्टिक वो है, तो वो क्या हो जाता है? लीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रदूषित हो जाते हैं दोस्तों, पीने योग्य भी नहीं रह जाते। तो नेक्स्ट है दोस्तों समुद्री जल प्रदूषण की बात की जाए, सी वाटर पोल्यूशन की, तो समुद्री जल प्रदूषण भी एक मानवीय क्रियाकलाप है दोस्तों। यानी हम आजकल अपने समुद्र में भी कचरा फेंकते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट इत्यादि बहाने से होती है दोस्तों। जो हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करें तो कुछ बोतल में बचा हुआ है। जैसे दोस्तों आप खांसी की दवा ले आए, अब खांसी की दवा ले आए दोस्तों, और आपने थोड़ी सी पी, थोड़ी सी बची है, तो आपने क्या किया? फेंक दिया, और उसे आपने पानी में फेंक दिया। अब वह दोस्तों कुछ दिन बाद क्या हुआ? वो खराब हो गई, खराब हो जाएगी, तो वो दोस्तों सोचिए दोस्तों पानी के लिए कितनी हानिकारक होती है। तो वो पानी के लिए जहर का रूप ले लेती है दोस्तों। वो दवा पानी के लिए जहर का रूप ले लेती है, जिससे दोस्तों पीने पे चाहे वो जीव जंतु हो चाहे मनुष्य हो, उनके लिए बहुत ही हानिकारक हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी चीजें हैं तो उनको या तो पूरा खत्म करिए या तो उन्हें नष्ट कर दिए। ठीक है, ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है जल प्रदूषण के कारण। अगर रीजन पूछा जाए कि क्या है रीजन केस ऑफ वाटर पोल्यूशन, की जल प्रदूषण का रीजन क्या है, तो आइए जानते हैं क्या है। जल प्रदूषण के कई कारण हैं। मुख्य कारणों पर हम गौर करें तो पता चलता है कि मानव की गतिविधियां ही इसके लिए जिम्मेदार है। जो मानव की गतिविधियां हैं दोस्तों वही जिम्मेदार हैं। जैसे मनुष्य के दैनिक कार्यों से जल प्रदूषण होता है, जैसे गंदा पानी बहाना, नहाना, कूड़ा कचरा फेंकना आदि चीजों का दोस्तों। तो दोस्तों जो मनुष्य है, हम हैं दोस्तों, जो हमारी गतिविधियां हैं उन पे दोस्तों हमें थोड़ा सुधार करना है। जैसे कहा जाता है कि नदियों में कूड़ा कचरा ना फेंकें, नदियों में दोस्तों साबुन का इस्तेमाल ना करें, सर्फ का इस्तेमाल, निरमा का इस्तेमाल ना करें, और नदियों में दोस्तों मृतक शरीर न फेंकें, पशुओं के मृतक शरीर न फेंकें, उन्हें जमीन में दफनाएं। तो ये सारी चीज़ों का अगर लोग पालन करने लगेंगे दोस्तों, मल मूत्र त्याग न करें दोस्तों यानी कि पानी में, तो ये चीज़ें हैं। इसका अगर आदमी प्रयोग करने लगेगा दोस्तों, इसके उस पर चलने लगेगा, तो कभी भी कुछ दोस्तों दिक्कत नहीं होगी, कभी भी पानी प्रदूषित नहीं होगा। ये चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों औद्योगिक अपशिष्ट। दोस्तों औद्योगिक अपशिष्ट की बात की जाए दोस्तों, कि कल कारखानों द्वारा उपयोग में लिए गए विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ
अवशिष्ट के रूप में नदी, तालाब, झीलों अथवा अन्य स्रोतों में मिला दिए जाते हैं, जिससे जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है दोस्तों। जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं दोस्तों, जैसे आपके कारखानों से निकलने वाला धुआं दोस्तों, और कारखानों से निकलने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, प्रदूषित होते हैं। वो क्या होते हैं, बहुत ही प्रदूषित होते हैं, जो कि जाके जल से मिलते हैं दोस्तों। उसमें कई रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि जल में मिलने पे दोस्तों, पहले तो जल में जो जीवन होता है मछलियों का, और भी जो जानवर होते हैं और भी जो जीव होते हैं, उन पे इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। जब उन पे इफेक्ट पड़ता है, उनसे मनुष्य जब खाता है दोस्तों, मछलियों को खाता है, तो धीरे धीरे वो स्थानांतरित हो जाता है। मछलियों से किस में स्थानांतरित हो गया, मनुष्यों में स्थानांतरित हो गया, तो वो बीमारी का कारण बनता है दोस्तों। तो धीरे धीरे ये स्थानांतरित होने लगता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ हो गया है, मात्र 999 रुपए में। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कृषि रसायन की दोस्तों। कृषि रसायन भी दोस्तों जैसे कैसे ये वो है, जैसे फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए आज हम जैविक खादों का बजाय जैविक खादों के बजाय रासायनिक खाद का उपयोग किया जा रहा है दोस्तों। हम जैविक खादों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे गोबर हो गया और पत्तों का, इनका प्रयोग नहीं कर रहे, बल्कि हम रासायनिक खादों का, आप जानते हैं दोस्तों, रासायनिक खादों का आज का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि थोड़े से अनाज की लालच के लिए, कि हाँ भाई थोड़ा सा अगर रासायनिक खाद डालेंगे तो हमें अनाज की यानी अधिक मिलेगा, अनाज अधिक मिलेगा। तो इस कारण से जो किसान भाई हैं हमारे, वो दोस्तों रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जब न कि जैविक खादों का, जिससे दोस्तों जो वर्षा के जल के साथ नदी में, तालाब में या झीलों में पहुंचता है, जिससे वहां शैवालों की संख्या बढ़ जाती है, जो कि ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा का उपयोग कर लेता है दोस्तों। तो वो दोस्तों इसलिए वो क्या होता है, हमारे लिए वो पानी भी क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाता है दोस्तों। तो रासायनिक खाद दोस्तों हमारे नदियों में और पानियों में, झीलों में पहुंच जाती है, जो हमारे लिए क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है जब हम उनका सेवन करते हैं। तो ये भी चीज है दोस्तों, कृषि रसायन का भी कारण है एक। और खनिज तेल व अन्य सामग्री की बात की जाए, खनिज तेल व अन्य सामग्री दोस्तों, समुद्री जलमार्ग द्वारा खनिज तेल व अन्य कच्चे माल व सामग्री ले जाने वाले जहाजों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर जल प्रदूषण हो जाता है दोस्तों। उन जहाजों में सोचिए कितना जल भरा होता है, कितना यानी पेट्रोल, डीजल, सारी चीजें भरी होती हैं दोस्तों। जो तेल होते हैं दोस्तों, खनिज तेल होते हैं, वो दोस्तों जब पानी में यानी कि समाहित हो जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं, तो सोचिए कितना ज्यादा वो प्रभावकारी होते होंगे, कितना वो प्रभाव डालते होंगे, वो हानिकारक होते होंगे हमारे लिए। उनका प्रभाव हमारे लिए बहुत हानिकारक होता होगा दोस्तों। सर्वप्रथम वो वहाँ के जो जलीय जीव होंगे दोस्तों, जो जलीय जीव होंगे उन पे प्रभाव डालेंगे। किस पे प्रभाव डालेंगे, जो जलीय जीव होंगे उन पे प्रभाव डालेंगे, फिर उसके बाद मनुष्य पे प्रभाव डालेंगे। ये दोस्तों बहुत ही हानिकारक होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, मूर्ति पूजा की सामग्री तथा शवों को जल प्रवाह से प्रदूषण दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है, नदियों किनारे बसे गांव, शहरों किनारे लोग मूर्तियां पूजा जब करते हैं, जैसे दुर्गा पूजा हुआ, गणेश चतुर्थी हुई दोस्तों, इसमें क्या हो, कुछ सामग्री तथा मानव एवं पशुओं के शवों को नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है दोस्तों। मैंने आपको बताया दोस्तों, जैसे कभी आपका दुर्गा पूजा हो गया, गणेश चतुर्थी हो गई, और भी सारे दोस्तों विश्वकर्मा पूजा हो गया, और भी सारी पूजाएं होती हैं जो मूर्ति रख के, बड़ी बड़ी मूर्तियों रख के पूजा की जाती है। तो जब दोस्तों इनका आप नदी में विसर्जन करते हैं, तो ये कई रासायनिक पदार्थों से, कई मटेरियल से बनाई जाती है मूर्तियां दोस्तों। तो वो दोस्तों बहुत ही हानिकारक होती है हमारे पानी के लिए, हमारे जल के लिए। जब वो दोस्तों घुलनशील होते हैं पानी में, और जब वो वहाँ के जीव खाते हैं, उसके बाद हमारे अंदर तो स्थानांतरित होता है दोस्तों, तो वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसीलिए दोस्तों ये कहा गया कि आप अब नदियों में यानी कि मूर्ति विसर्जन नहीं करेंगे। जो मूर्तियों का विसर्जन है वो आप नदियों में नहीं करेंगे। आप कहीं भी छोटा सा गड्ढा बना के पानी डाल के उसमें मूर्ति विसर्जन करके फिर गड्ढे को दबा दीजिए। ये चीज़ है दोस्तों, या छोटी छोटी कुछ तालाब हैं उनमें कर दीजिए। ये चीज़ नहीं कि आप हर किसी नदी में कर दीजिए, ये रोक लगा दी गई दोस्तों, आप जानते हैं।
जल के मुख्य प्रदूषक तत्वों की बात की जाए अगर दोस्तों, तो जल के मुख्य प्रदूषक तत्व हैं जल में घुले हुए प्रदूषक तत्व। जब सीमा से अधिक मात्रा में पानी में घुल जाते हैं तो उनका मानवीय स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है दोस्तों, जो आप जानते हैं। और जिससे कि कुछ मृत तत्व हैं जैसे कि फ्लोराइड दोस्तों, फ्लोराइड है जो कि दोस्तों जल में घुल जाता है तो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। किस प्रकार होता है ये जानते हैं। अगर जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाए और ऐसे जल की अधिक उपयोग किया जाए तो मनुष्य का वजन क्या होगा, कम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, मनुष्य का वेट ही लॉस हो जाता है और खून की कमी हो जाती है, दांत की बीमारियां हो जाती हैं, अंग का असाधारण विस्तार हो जाता है, हड्डियों का मुड़ जाना, जोड़ों में दर्द और बीमारियां हो जाती हैं। सोचिए कितना हानिकारक होता है दोस्तों आपका फ्लोराइड अगर जल में मिल जाए तो। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों, ये आपके वीडियो ग्राम विकास गाइड नया बैच आरंभ दोस्तों, महाबजट ऑफर। उसके बाद बात की जाए दोस्तों सीसा की बात की जाए दोस्तों, लीड की बात की जाए दोस्तों, तो निर्धारित मात्रा से अधिक सीसा जल में घुलने से और उस जल का उपयोग करने से जिगर और गुर्दे प्रभावित हो जाते हैं दोस्तों। अगर सीसा अधिक जल की मात्रा में वो हो गया दोस्तों, मिल गया, तो आपका जिगर और गुर्दा भी बहुत ही अधिक प्रभावित हो जाएगा दोस्तों, जिससे कि महिलाओं में गर्भपात और तथा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और मानसिक ढास जैसी बीमारियां सीसा के मानव शरीर में पहुंचने से हो जाती हैं दोस्त। यानी सीसा हमारे लिए दोस्तों सोचिए कितना हानिकारक है। तो शीशे को भी दोस्तों हमें जल में जाने से रोकना है। और दोस्तों बात की जाए तो पारा की दोस्तों, मरकरी पारा दोस्तों, यह एक प्रोटोप्लाज्म जहर है दोस्तों। सोचिए जहर है दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र में अवशोषित हो जाता है तथा लीवर, गुर्दा, स्प्लीन तथा हड्डियों में जमा हो जाता है। इससे मुंह एवं मसूड़ों पर बुरा असर पड़ता है। पारे के किसी भी यौगिक की मात्रा लगातार शरीर में जाने से क्या होता है, मिनी माता रोग होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि मिनी माता रोग किससे होता है, पारा की अधिकता के बढ़ जाने से दोस्तों मिनी माता रोग होता है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों सोचिए मिनी माता रोग का रीजन क्या होता है, पारा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट बात की जाए नाइट्राइट दोस्तों, नाइट्राइट यानी नाइट्राइट की अधिक मात्रा वाले जल का उपयोग करने से बच्चों में ब्लू बेली नामक रोग हो जाता है। यह भी पूछा गया है दोस्तों ब्लू बेली नामक रोग किसके कारण, अधिकता के कारण होता है, तो वह नाइट्राइट की अधिकता के कारण होता है दोस्तों। और बीमारी हो जाती है जिससे त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है एवं बहुत ही उल्टियां होती है। इसका लक्षण क्या है दोस्तों, आपके त्वचा का रंग क्या होगा, नीला होगा और बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होगी यानी उल्टियां होगी दोस्तों। तो ये चीज है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि ब्लू बेली नामक रोग किसकी अधिक मात्रा से होता है, तो नाइट्राइट दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव। अब क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या बीमारियां होती हैं जल प्रदूषण, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रदूषित जल समस्त जीवधारी जैसे मानव, पशु, पक्षी, जलीय जीव, जलीय एवं स्थलीय वनस्पति इत्यादि सभी के लिए हानिकारक है, जिससे न केवल उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है बल्कि उनकी वृद्धि पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है। यानी दोस्तों केवल आपके स्वास्थ्य पे ही नहीं बल्कि आपकी वृद्धि भी रुक जाती है, आपका जो ग्रोथ होता है दोस्तों वो भी रुक जाता है और बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है प्रदूषित जल आपके लिए। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर कांच की मात्रा अधिक बढ़ जाए दोस्तों, तो इसकी पारे की मात्रा अधिक बढ़ जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं आपको, बहुत ही जो आपके लिए हानिकारक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जल के प्रदूषित हो जाने से, आइए जानते हैं। सबसे पहले पेचिस, अतिसार दोस्तों, जुकाम हो गया, श्वास लेने में परेशानी होगी दोस्तों, आपको लकवा मारता है दोस्तों, हैजा हो गया, मोती झरा हो गया, चर्म रोग हो गया, अंधापन, नारू, कृमि, पीलिया, रति रोग, आंसू तथा पेट के अन्य रोग। दोस्तों सोचिए ये कितने हानिकारक रोग हैं सारे, पीलिया हो गया, हैजा हो गया और दोस्तों अतिसार हो गया, पेचिस हो गया, ये सब दोस्तों अगर इनकी मात्रा बढ़ गई तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो दोस्तों ये बहुत ही हानिकारक होता है जल प्रदूषण और इससे होने वाली बीमारियां भी बहुत ही हानिकारक होती हैं। आइए दोस्तों ये आपके यूसी नेट का दोस्तों कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ, किस प्रकार से दोस्तों, आइए अब जल शुद्ध करने के उपाय। अभी तक हमने पढ़ा आखिर हम इसका बचाव कैसे करें, किस प्रकार से जल को शुद्ध रखें कि जल दोस्तों क्या हो, प्रदूषित न हो। आइए जानते हैं।
जल शुद्ध करने के उपाय के बारे में बताते हैं। जल को शुद्ध करने के कुछ संक्षिप्त उपाय निम्नलिखित हैं। प्राचीन उपाय, यानी पहले उपाय क्या किए जाते थे दोस्तों, आइए जानते हैं। प्राचीन उपाय, कपड़े के टुकड़ों से छानना दोस्तों। पहले क्या होता था, सूती कपड़ा हो जाता था दोस्तों, उससे लोग छानते थे। जो हमारे घर के लोग थे, हमारे दादाजी हो जाए, जो होते, पानी भरते थे तो कपड़े छान के ही भरते थे दोस्तों। छन्ना कहा जाता था। क्या कहा जाता था, छन्ना लगा के पानी। कोयले से भी छानना दोस्तों, कोयले से भी छानते, तांबे के बर्तन में जाता ना, तांबे के बर्तन में रखते थे दोस्तों। कहते थे कि तांबे के बर्तन रखने से पानी की यानी कि पौष्टिकता और बढ़ जाती। तो वो चीज़ है दोस्तों। और उबालते थे, क्या करते थे, पानी को उबालते थे दोस्तों। पहले के लोग पानी को उबाल के ही पीते थे। सूर्य के प्रकाश में रखते थे, ईंट बुझाना आदि दोस्तों। नेक्स्ट है, पर अब बात की जाए दोस्तों आधुनिक उपाय, तो सबसे पहले तो हम सभी जानते ही हैं कि आजकल सबके पास एक्वागार्ड हो गया है, कई सारे मशीन्स आ गई हैं जिससे पानी को प्योर किया जाता है। और दोस्तों कुओं बावड़ी में पोटेशियम पैगनेट व फिटकरी डालना, जैसे आपके कुएं हैं उनमें है, आप पोटेशियम डाल सकते हैं, फिटकरी डाल सकते हैं दोस्तों, जिससे कि वहाँ उसमें का जो कीटाणु हो सारे मर जाएं दोस्तों और पानी साफ हो जाए। नेक्स्ट है, कुओं को नियमित सफाई करना, हमेशा ढक कर रखना। आप कुओं की नियमित सफाई करिए, देखिए कुछ उसमें जंतु न हो, जीव जंतु न हो दोस्तों, सारी सफाई करते रहिए, पेड़ पौधे न इधर उधर जम जाए और सारी चीज़ों को सफाई करते रहिए। उसे ढक कर रखिए दोस्तों, क्या करिए, ढक कर रखिए, ठीक है। नालियों और गटर लाइनों को भी जल स्रोतों से दूर रखिए। जो जल स्रोत हैं दोस्तों, तो उनको नालियों और गटर से भी दूर रखिए, नहीं तो वो प्रदूषित हो जाएंगे। क्या होगी, प्रदूषित हो जाएंगे। नदियों और तालाब से नियमित मिट्टी निकालना दोस्तों, और नदियों और तालाबों से नियमित आप मिट्टी निकालते रहेंगे दोस्तों तो चीज़ें सही रहेंगी, बनी रहेंगी। पानी बदलते रहिए, अगर तालाब है तो पानी उसका बदलते रहिए, उसमें और पानी डालते रहिए दोस्तों, तो चीज़ें सही रहेंगी, ठीक है। और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय दोस्तों, अब इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और जानते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाने चाहिए, हमेशा कार्यक्रम चलाने चाहिए जिससे लोग एक्टिव हो सकें, जान सकें, चलाने चाहिए, जिससे जनता को जल प्रदूषण से होने वाली विभिन्न प्रकार के दुष्परिणामों से अवगत कराना दोस्तों। उनको बताना कि देखिए ऐसे होता है, ये बहुत ही हानिकारक होता है। नगर पालिका तथा नगर निगम को वायु शोधन संयंत्रों की व्यवस्था करानी चाहिए। नगर पालिका को भी, सरकार को भी दोस्तों कई कदम उठाने चाहिए जिससे कि हमारा जल स्वच्छ हो सके। ये चीजें करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। घर से निकलने वाले कूड़े करकट को एक निर्धारित स्थान पर इकट्ठा किया जाए दोस्तों, कहीं भी फेंकिए मत, एक निर्धारित स्थान पर इकट्ठा करिए और उसको या तो जमीन के अंदर दबा दीजिए, नष्ट कर दीजिए। उसे सड़क, नाली एवं अन्य स्थानों पर नहीं फेंकना चाहिए। हर जगह गांव, कस्बों, नगरों तथा महानगरों आदि में शौचालय का उचित व्यवस्था होनी चाहिए दोस्तों। शौचालय की उचित व्यवस्था हो जिससे कि पानी मल मूत्र में न जा सके। और नदी, तालाब आदि में कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने इत्यादि को भी प्रतिबंधित कर देना चाहिए दोस्तों। कभी भी आप पानी में, नदियों में कपड़े न धोएं दोस्तों, पशुओं को न नहलाएं दोस्तों, ये सब चीजें बंद कर देनी चाहिए, सरकार को प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और ये चीजें दोस्तों, जब आप ये सारी प्रक्रियाएं करेंगे, ये सारी कार्रवाई करेंगे, तो आप दोस्तों जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। अगर दोस्तों जल प्रदूषण को नहीं रोका गया तो दोस्तों, जल प्रदूषण, आप जानते हैं हमारे लिए जल कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल ही जीवन है। मैंने आपको जैसा बताया कि आप 2 दिन बिना खाना खाए रह सकते हैं दोस्तों, पर 2 दिन बिना पानी पिए आप नहीं रह सकते दोस्तों। कभी आप 1 दिन बिना पानी पिए रहिए, तब आपको जल की महत्ता का पता चलेगा। लोग बल्टी बल्टी नहा लेते हैं, यहाँ राजस्थान में चले जाइए तब आपको जल की महत्ता का पता चलेगा दोस्तों। वहाँ पे राजस्थान में पानी का कितना दोस्तों महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वो चीज़ है दोस्तों। तो जल की सुरक्षा आपके हाथ में है, आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आपको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि भाई अगर हम अपने जल की सुरक्षा नहीं करेंगे तो आगे चल के, आगे हमारी आने वाली पीढ़ी क्या को हम कौन सा जल दे रहे हैं, प्रदूषित जल दे रहे हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों। ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। और दोस्तों यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए दोस्तों, सफलता आपको निश्चित मिलेगी दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।